नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों के बारे में, जो कि हमने मूल अधिकारों की शुरुआत हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर ली थी। और अब हम बात करेंगे मूल अधिकारों के बारे में, जिसमें हमारे मूल अधिकार कितने हैं। भारतीय संविधान में हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे। बाद में हमने एक मूल अधिकार को कम कर दिया, संपत्ति का अधिकार था। उसके अलावा 6 कौन से थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में, जिसके अंदर हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए हम बात करते हैं मूल अधिकारों के बारे में। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 हो चुके थे। उसमें हमने ये चर्चा की थी कि अनुच्छेद 12 और 13 जो है वो मूल अधिकारों की परिधि तय करते हैं, अर्थात जो मूल अधिकार किस श्रेणी में आते हैं और उनका दायरा क्या है वो चीज बताता है। तो उनके बारे में अपने चर्चा कर ली थी। अब हम बात करेंगे जो हमारा पहला मूल अधिकार है वो है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन मिलता है। समता यानी समानता का अधिकार। अगर आपसे पूछे समानता के अधिकार जो मूल अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में जो हमारे अनुच्छेद आते हैं उसमें हमारे जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो है समानता का अधिकार। तो इसमें हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है इक्वालिटी ऑफ राइट्स, जिसके अंदर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है हमें? अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो ये बात आप समझिए कि इसमें 2 शब्द दिए गए हैं। एक शब्द दिया गया है विधि के समक्ष समता। विधि के समान क्षमता से मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समता। और दूसरा शब्द दिया गया है विधि का समान संरक्षण, यानी हम कह सकते हैं इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी जो हमें समानता के साथ संरक्षण प्रदान करते हैं वो वाला यहाँ पे चर्चा की गई है। तो पहले पे हमें इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इस अनुच्छेद 14 के अंदर बात की गई है। तो हम इससे थोड़ा सा ये देखते हैं। हमारे संविधान के स्त्रोत में हमने ये पढ़ा था कि विधि के समक्ष समता हमने किसी देश से ली है और उस देश का नाम है ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन में यह बताया गया है द सुपरवेंसी, यानी जो हमारी सुप्रीम पावर है वो किसकी है? वो लॉ की है, कानून की है। तो उसमें विधि के समक्ष समानता ये हमने लिया था, ब्रिटेन से लिया था। तो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने कहां से लिया था? ये हमने लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके साथ अगर हमें देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानव अधिकार संघ है उसमें आर्टिकल नंबर 7 में भी ये दे रखा है कि विधियों का समान संरक्षण, तो वहां से भी उठाया हुआ मान सकते हैं। और इसके क्योंकि वो बाद में लागू होता, तो हमने जो विधियों का समान संरक्षण है वो हमने लिया था अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो हम पहले अनुच्छेद 14 के बारे में देख लेते हैं। ये सभी नागरिकों को और गैर नागरिकों को भी प्रदान होता है, यानी विधि सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। इसमें पहले आप इसको समझिए, विधि के समक्ष समता, यानी विधि के कानून की नजर में कोई भी बड़ा नहीं है, सब इक्वल है। चाहे वो कितना ही बड़े पद पर बैठा हो, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है या कुछ भी है, अगर कोई अपराध करता है तो उसे दंड दिया जाएगा, ये बात कही गई है। लेकिन ध्यान रखना, ये बात यहीं बीच में आधी अधूरी मत छोड़ देना, मैं इसको पूरा कर रहा हूं। नागरिकों यानी भारत वर्ष के अंदर जो नागरिक है उनको तो ये मिल ही रहा है, यानी विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समता यानी समानता का अधिकार मिल रहा है। उसके साथ गैर नागरिकों को भी मिल रहा है। गैर नागरिक कौन से होते हैं? जो विदेशों से आते हैं, विदेशी जो राजनीतिक होते हैं, जो राजदूत होते हैं वो होते हैं, कोई सैलानी आते हैं, उनके लिए भी ये है। पेपर में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशियों को भी प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद जो 14 है वो विदेशियों को भी प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वो सभी को इक्वालिटी प्रदान करता है। तो विदेशियों के लिए भी अनुच्छेद 14 है जो रक्षण करता है। अब बात आती है कि मैंने एक शब्द कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी
विधि के समक्ष समता। और एक शब्द मैंने कहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैंने दो शब्दों के बारे में बात की है, इसके कुछ अपवाद है। अपवाद अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 31 का ख ग, ये 3 है। अब आप कहोगे कि इसमें क्या है, ये है सांसदों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 कहता है कि जो सांसद है, अब सांसद कौन होते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित है चाहे मनोनीत है, अगर वो संसद के अंदर कुछ भी बोलते हैं तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये अनुच्छेद नंबर 105 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 194 में क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल में कौन शामिल होता है, राज्य विधान परिषद और विधानसभा दोनों शामिल होते हैं, जिसे विधानमंडल कहते हैं। तो उसके विधेयक जो है, विधायक अगर वो विधानमंडल में कुछ भी बोलते हैं तो उन पर ये कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 में बताया गया है कि भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों अपने पद पर विराजमान होते हुए अगर कुछ भी कार्य करते हैं तो उन्हें दंड की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता है। अनुच्छेद 361 कहते हैं राष्ट्रपति जो होते हैं अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करते हैं, अधीनस्थ जैसा उन्हें कहेंगे उस हिसाब से कार्य करेंगे। यानी आर्टिकल नंबर 361, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो कृत्य करेंगे यानी जो कार्य करेंगे उन्हें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 105 सांसदों के लिए, अनुच्छेद 194 विधायकों के लिए, अनुच्छेद 361 ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 31 क ख ग, ये है भू सुधारों के संबंध में कुछ अपवाद है। अब इसमें गवर्नमेंट भू सुधारों के संबंध में एक लॉ लेके आई थी, उसके संबंध में अगर कुछ समानता के अधिकार में फर्क आता है या भिन्नता पाई जाती है तो उसे विधि के समान समता के अंदर नहीं समझा जाएगा। ये अपवाद है जी। आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 या विधि के समान समता या संरक्षण के अपवाद कौन से है, तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 105, आर्टिकल नंबर 194 और आर्टिकल नंबर 361। अब ये तो सभी को पता होता है, अब ये नहीं पता होता अनुच्छेद 31 क ख ग, ये तीनों भू सुधारों से संबंधित है, समानता के अधिकार के अपवाद हैं। अगर इस संबंध में सरकार कोई भी नियम बनाती है तो समानता का हनन नहीं समझा जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ये हो गया आर्टिकल नंबर 14 जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके बारे में बात करनी थी। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अगर किसी का धर्म भिन्न है तो उसके साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा। मूल वंश, उससे मूल वंश के तहत किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, अगर हम बात करें जाति के आधार पे उसके साथ भेद नहीं किया जाएगा। ऐसे नहीं किया जाएगा कि तुम शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, ऐसा कोई भेद नहीं किया जाएगा। लिंग, लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। तात्पर्य, लिंग से तात्पर्य यह है कि महिला पुरुष में असमानता नहीं होगी। ये लिंग के आधार पे जन्म स्थान, किसी का जन्म भारत के नागालैंड में हुआ है, अगर वो उत्तर भारत में आता है तो उसके साथ हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं कि यार ये लोग होते हैं, नागा लोग होते हैं, ये अजीब तरीके का खाना खाते हैं। तो अपन ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो संविधान है वो इस चीज की क्या करता है, मनाही करता है। तो जन्म स्थान के आधार पर विभेद, प्रतिषेध कर रखा है लोग। आप किसी को भी जन्म स्थान, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हो। तो अब देख लीजिए, धर्म 1, मूल वंश 2, जाति 3, लिंग 4, जन्म स्थान 5। इन 5 जो दे रखे हैं तत्व दे रखे हैं,
उनके आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते हो। मैं करवा रहा हूं समानता का अधिकार, तो हमारा कानून कहता है सब समान है। अब आप में से कई लोग कहेंगे समान कैसे है, उसके बारे में कुछ अपवाद है कैसे। आर्टिकल नंबर, अभी अपवाद की चर्चा नहीं करते, अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है, ये कहता है राज्य के लिए, ये कहा गया है कि राज्य, मैंने अनुच्छेद 12 और 13 में राज्य की परिभाषा और उसकी परिधियां बताई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, मैंने राज्य शब्द का उल्लेख किया। अब इसमें राज्य के बारे में बता दी कि राज्य क्या कहा, किसे कहा गया है। अब इसमें बताया कि राज्य धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी विभेद नहीं करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ केवल राज्य कहा गया है, यहाँ पर प्राइवेट व्यक्तियों को नहीं कहा गया है। इसको ऐसे समझिए, यानी राज्य जिसे हम सरकार कहते हैं या जो सरकारी बंदा है, वो अगर किसी योजना को लेके आ रहा है तो किसी धर्म को अलग नहीं करेंगे, मूल वंश के आधार पे अलग नहीं करेंगे, जाति लिंग के आधार पे अलग नहीं करेंगे, जन्म स्थान के आधार पर अलग नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मतलब सभी के लिए सार्वजनिक कार्य है, उसमें राज्य भेद नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल नंबर 15(1) है, अनुच्छेद 15(1) है। अब बात आती है अनुच्छेद 15(2) की बात आती है। 15(2) हमें ये कहता है, अनुच्छेद 15(2) ये कहता है, जो मैंने ये बताया धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा, तो इसमें ये बताया गया ये राज्य तो नहीं करेगा और साथ में कोई प्राइवेट व्यक्ति भी नहीं करेगा। अब आप कहोगे ये समझ नहीं आया, प्राइवेट व्यक्ति कौन से है। कोई आपकी परचून की दुकान है, मान लीजिए सार्वजनिक भोजनालय है, रेस्टोरेंट जिसे बोलते हैं, कोई भी पार्क है, कहीं पे भी है, वहां पर पानी पीने की जगह है, वहां पर भी विभेद नहीं किया जाएगा, ना सरकारी व्यक्तियों के द्वारा ना प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा। मान लीजिए गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जहां भी मॉल बने हुए हैं, कोई भी जा सकता है। उसका मालिक ऐसे नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पर इस जाति के आदमी को नहीं आने दूंगा। तो ये अनुच्छेद नंबर 15(2) में बताया गया है, जो सार्वजनिक जगहों पर जा सकता है, समान होंगे, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई जाति, कोई भेद, कोई मूल वंश, किसी के आधार पे कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला, अनुच्छेद नंबर 15(3). ये अपवाद है। कैसे अपवाद है? महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष प्रावधान। इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 15(1) और 15(2) में जो बातें कही गई है वो 15(3) पे लागू नहीं होती है। कैसे? कि यहां बताया गया है लिंग यानी महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि अब आप ये कह दो कि ये तो पुरुषों से भिन्न हो गया, महिलाओं को विशेष प्रावधान दे दिया। नहीं, राज्य ये कहता है कि महिलाओं की जो प्राकृतिक बनावट होती है वो इस तरीके की होती है कि उन्हें कुछ विशेष प्रावधान दिया जाता है, जैसे मातृत्व अवकाश है ना, कोई गर्भवती महिला है उसे मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है, तो वो थोड़ा विशेष प्रावधान है। वो लिंग इसका अपवाद है, लेकिन वो इसमें काउंट नहीं होता है। ये इसलिए है कि महिला कुछ इस प्रकार से होती के लिए विशेष, अब बालक छोटे होते हैं इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दिए गए राज्य के द्वारा। तो ये आर्टिकल नंबर 15(3) में बात कही गई है। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 15(4). अनुच्छेद नंबर 15(4) कहते हैं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो है मोस्ट बैकवर्ड क्लास, जो MBC है, तो ऐसे जो लोग हैं जो इसमें शामिल है उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया। ये भी अपवाद है, लेकिन इसको ऐसे नहीं समझा जाए कि आपने तो अभी ये कहा था कि ये सब इक्वल है, तो यहाँ क्या हो गया। नहीं, वो पिछड़े हुए हैं, SC, ST और जो माइनॉरिटीज के हैं उनके लिए विशेष प्रावधान, OBC के हैं उनके लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में दिया गया है। तो ये अपवाद है, लेकिन इसको इसके साथ जोड़ के ना पढ़ा जाए, क्योंकि उनकी देखिए उनका विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है केंद्र में, इसीलिए उन्हें विशेष प्रावधान दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है या कोई और है, उसको शामिल किया गया है। अगला बात आता है अनुच्छेद नंबर 15(5).
पिछड़ी जातियों के लिए SC, ST, OBC, MBC के लिए शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान, उनको दाखिला लेने के लिए आप देखते हो SC की मेरिट अलग जाती है, जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो OBC की अलग जाती है, ST की अलग जाती है, ये प्रावधान किया गया है। तो ये अपवाद समझा गया, इसे इसके साथ जोड़ के नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये जातियां पिछड़ी हुई हैं, इसीलिए इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 15(6), ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। 103वां संविधान संशोधन हुआ था और EWS को आरक्षण दिया गया था, तो EWS के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। ये पेपर में प्रश्न आया था कि EW आरक्षण के लिए संविधान में किन अनुच्छेदों में संशोधन हुआ था। 15(6), एक आगे और आएगा 16(6), तो एक ये है EWS के लिए 15(6) के अंदर संशोधन हुआ था। तो अब आपको एक बार मैं दोबारा ये बता देता हूं कि अनुच्छेद 14 में विधि के समान सब लोग समान है, समानता का अधिकार है, किसी के साथ कोई, ये देशी विदेशी दोनों को प्राप्त है। इसके अपवाद ध्यान रख लेना, 105, 194, 361, 31 का ख। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 एक कहता है राज्य के लिए है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी जाति धर्म के आधार पर सभी को समान समझा जाएगा। 15(2) कहते हैं कि राज्य और सार्वजनिक जो जगहें हैं वहां पर प्राइवेट व्यक्तियों भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15(3), महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। महिला होने के नाते उन्हें कुछ विशेष छूट दी गई है, बच्चों को थोड़ी विशेष छूट दी गई है, पेपर में पूछा गया है। ये 2 आर्टिकल पूछे गए हैं जी, थोड़ा ध्यान रख लेना। एक ये आर्टिकल अनुच्छेद 15(4), पिछड़े वर्ग को विशेष प्रावधान, जो SC, ST, OBC है उनको विशेष प्रावधान किया गया है उनका जीवन स्तर को सुधारने के लिए। अनुच्छेद 15(5) के तहत शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है, SC, ST, OBC को आरक्षण दिया गया है, तो ये 15(5) है। ध्यान रखना EWS इसमें नहीं है। EWS के लिए 103वां संविधान संशोधन होता है, 15(6) के तहत होता है, तो ये इसके तहत आते हैं। तो अब आपका अनुच्छेद मैंने बताया, क्या बताया था, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, ये जो 2 है ये मूल अधिकारों की क्या है, मूल अधिकारों के संबंध में जो सीमा तय करते हैं, परिधि तय करते हैं, सीमा बनाते हैं। और अब मैंने कराया समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है, जिसमें हमारा 14 और 15 हो चुके हैं। इस संबंध में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैंने एकदम गहराई के साथ कराया है ताकि आपका कोई छूटे ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें, और जल्द ही इसके अगले पार्ट है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 16 है, 17 है और 18, वो साथ में लेके आएंगे ताकि आप इसे और बेहतर ढंग से कर सकें। धन्यवाद। जरूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।